प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि धीरे धीरे वो घड़ी आने वाली है जब आपको ये पता चलेगा कि आपने यूपी एपीओ मेंस में कितने नंबर पाए थे। धीरे धीरे वो घड़ी निकट आ रही है, आपकी मार्कशीट आने वाली है भाई। आपको ये भी पता होना चाहिए, उत्तराखंड में जो इंटरव्यू देके आए हैं अपने नंबर उन्होंने देखे होंगे, कोई किसी से ना बताए बात अलग है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मैं उन लड़कों से उनको बेहतर मानता हूँ जो अपने मेंस की कॉपी के लिए भाग्य भरोसे नहीं रहते। वो उनसे बेहतर लड़के हैं जो ये तहकीकात करने में अपनी ऊर्जा खपाते हैं कि आखिर हमें मेंस में नंबर कम क्यों मिलता है। मैं अपने इस बेहूदी आदत के लिए आपको वार्न करता हूँ कि किसी अन्य के सलाह से या आपकी स्वयं की प्रज्ञा से अगर ये बात समझ में आती है कि आपने अपना 100% इफर्ट किया था फिर भी आपको नंबर कम मिला है, आप किसी चीज़ के लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, कहीं बात विवाद करने के लिए नहीं, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए आरटीआई लगाकर अपनी कॉपी चेक करिए। हालांकि हो सकता है, क्योंकि मुझे अब ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये समझ में नहीं आएगा कि नंबर काटा क्यों गया है। जैसे मैं अपने बच्चों से जो टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हैं उनसे बार बार ये उनसे पूछता हूँ कि क्या आप इसके पहले आपने कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो वो कहते हैं हाँ सर की थी। इक्का दुक्का ऐसे भी हैं जो कई बताते हैं कई जगह सीरीज ज्वाइन की थी। तो मैं उनसे पूछता हूँ सिस्टम क्या होता था ऑफलाइन का, यही ना कि आप कॉपी लिख के जमा कराते थे और सुबह या दूसरे दिन या तीसरे दिन जैसा नेक्स्ट क्लास हुआ करती रही होगी, जैसा उस संस्था का हेड कहता होगा, जैसा वो टीचर जो टेस्ट लिया करता होगा, वो आपको कॉपी तो प्रोवाइड करा देता है और उस पर निशान लगे होते हैं कि इस पर इतने नंबर, इस पर इतने नंबर, इस पर इतने नंबर और उसके टोटल नंबर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ उसमें ये पॉसिबल है, उस ऑफलाइन सिस्टम में ये पॉसिबल है कि आपको ये पता चले कि नंबर दिया गया ज़्यादा तो क्यों, और अगर कम दिया गया तो क्यों? कितना लिख लिख के बताएगा टीचर? ये पॉसिबल है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहीं की भी आपने मॉक टेस्ट ली हो, कैसे भी टीचर से ली हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी की निंदा स्तुति में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ऐसे सिस्टम से ये पता चल पाता है क्या? सिर्फ आप ये देख लेते हैं अच्छा सर इसमें कम नंबर दिए हैं, क्यों दिए हैं ये नहीं पता चलता। और यही आपके सुधार के लिए सर्वाधिक ज़रूरत है। ये मालूम होना चाहिए नंबर कटा क्यों और नंबर मिला तो क्यों, दोनों की जानकारी होनी चाहिए। उसी कमी को पूरा करने के लिए जो मैं ऑडियो सिस्टम से आपके व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेरी में डालता हूँ, वो आपका दिमाग घुमाता है कि हाँ यही वो मेजर चीज़ है। ये आसान काम नहीं है। फिर आज मैं स्पष्ट करूँ कि 7 कॉपी से अधिक चेक नहीं हो पाता, कितनों हम जोड़ लगा लें। और ऊपर से जैसे आज की डेट में एक बच्चे का मॉक था, पटना से हैं, नहीं कर पाया मैं अपने निजी वजहों से, कुछ स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ गई, मुझे बाहर निकलना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि ये काम जो है ये एक सही बात है कि जैसे यही काम है मुझे अपने स्टडी मटेरियल के लिए, ये कोई और कर सकता है। तो अब चूंकि स्टूडेंट लाइफ है, आप समझते हैं, और आप लोग जितने संख्या में प्यार दे रहे हैं परमात्मा का आशीर्वाद में मानता हूँ। कौन पूछता है किसी को भाई? कोई अपने खास भाई को इम्पोर्टेंस नहीं देगा अगर वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। जैसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि पति पत्नी में मिलेंगे कि एक जोड़ा सफल है और वो खुद ही नहीं बता सकता कि वो कैसे सफल है। वो कहीं बेचारा ड्यूटी लगा देगा, कहीं कोचिंग करवा देगा, ये होता है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब चाह कर भी आदमी अपनी चीज़ सामने वाले को दे नहीं पाता, ये देना भी तो एक आर्ट है। तो ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, मैं कई बार दफ़े मेरे माइंड में आया कि इसमें किस किस लेवल पर किसी को इन्वॉल्व करें। अगर भैया इन्वॉल्व करने तो उसको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, आप बताइए भाई। जिसको हम बैठा लेंगे अपने घर में कि आप ये काम कीजिए, हमारा काउंसलिंग कीजिए, तो उसको मुफ्त में रखेंगे। तो आप कहेंगे सर अरे कुछ तो इनकम आपको होती होगी, उससे कर लीजिए। अभी ये सब संभव नहीं है। अरे आप लोग अपना छोटा सा प्यार, छोटी सी दुनिया, खर्चा खराब आप जानते ही है। कहने का मतलब ये है कि मेरी उस पर एक तो और मनोवृत्ति ये है कि उस पर फोकस नहीं रहता। जैसे पैसे का एक होता है नहीं कि पिपासा होती है, मतलब बेईमानी चाहे कितना दूरातूड़ करे लेकिन पैसा आए।
ये मानसिकता है नहीं, तो हम ये ध्यान नहीं दे पाते, हम उतना चतुराई से अपना काम नहीं कर पाते, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हमारा मन नहीं करता। नहीं तो मैं ऐसा कर भी सकता, जैसे मुझे अगर मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर ऑफलाइन में अच्छा निवेश कर दूँ तो एक अच्छा पोजीशन ये बन सकता है, लेकिन अपने करियर के साथ ये इस समय पॉसिबल नहीं है। हमने कल बच्चों से प्रॉमिस किया था कि जीएस पढ़ने के संदर्भ में जो जीएस की स्ट्रेटजी है उसमें विषयवार कुछ आपसे बातें करूँगा। तो 5 मिनट ये जो बातें मैंने की ये आपको समझाने के लिए कि क्वेरी का जो सिस्टम हमारा है वो आपके द्वारा ही किए गए पूर्व के क्वेरी में पाए गए प्राप्तांक और उससे अर्जित अनुभवों के विपरीत कितना ये गुणदायी है, कितना ये प्रतिफल वाली है और कितना इसकी समझ आपको समझ आई है, ये मेरी बातों से समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं आज थोड़ी सी 10 मिनट लगभग कि इतिहास को हम पढ़ें कैसे, कहाँ से कंटेंट लाएं। प्री लेवल पर, मेंस पे चुनौती तो है ही, लेकिन प्री के क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वो साधारण तो ये पूछबे नहीं करता। जैसे साधारण क्वेश्चन क्या है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ये सीधा साधारण क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर पूछता है कि इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाए गए कुतुब मीनार में इल्तुतमिश का योगदान है, अब आप सोचिए उसके लिए कई कालखंड पढ़ना पड़ेगा, कई बातें। और सबसे मुश्किल क्या आती है, अगर सीधा सपाट क्वेश्चन हो तो तब दिमाग लग जाता है, जो आप सॉल्व करते हैं वो भी मदद करता है। लेकिन जब उसी में कूट लगा देता है वो, और 1 2 सही, 2 3 1 तीनों सही कि केवल एक सही, ऐसा जब आता है ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करता है, करेगा ही। क्योंकि इसकी तैयारी के लिए क्या होता है, गुलाम वंश भी पता होना चाहिए, इल्तुतमिश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कब आया, कब शासन किया। तो ये जो पूरी स्टोरी जानने की ज़रूरत है, अगर आपको 35 नंबर लेना है प्री में तो बेसिक बुक पढ़नी पड़ेगी। हमने जो किया था वो आपको शेयर करता हूँ। एनसीईआरटी में जो इंटरमीडिएट लेवल की एनसीईआरटी होती है, इंटरमीडिएट 9 से लेके इंटरमीडिएट में 6 7 8 की बहुत बात नहीं करता, लेकिन 9 से लेकर इंटरमीडिएट की जो इतिहास, भूगोल और विज्ञान की किताबें हैं ये बिल्कुल आपके कमरे में होनी चाहिए। और ये आज से शुरू करेंगे तो बहुत लेट हो चुका। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अगर आपके मन में ये चल रहा है कि घटना चक्र का पुनरावलोकन मात्र लगा लेने से या किसी भी सॉल्व पेपर का पुनरावलोकन, वो कितने रिपीटेड घट रहा है संख्या, 30% भी नहीं, हाँ उसके कॉन्सेप्ट से चीज़ें जोड़ने में आपको मदद मिल जाती है। 2-4 ऐसा संजोग बैठ सकता है, ऐसा संजोग बैठ सकता है जैसे यूपी एपीओ के सिलेबस में 8 क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय आंदोलन से और 8 क्वेश्चन मेडुअल और एनिसेंट इंडिया से आना है। जो लड़का बीए में प्राचीन इतिहास रखा है उसको बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, लेकिन जो बीकॉम करके आया है, जो 8 साइज का स्टूडेंट नहीं रहा है, बीएससी एमएससी किया है, वो तो भैया कभी जब नहीं पढ़ा है तो दिमाग चकराएगा, ये क्या पूछता है भाई अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो उसके लिए ये या तो कंपटीशन दीजिए मत, और अगर टकरा गए हैं, अगर उसमें आना चाहते हैं तो उसका काट छांट के अलग कीजिए। काट छांट के अलग करने का मतलब ये है कि उससे बेसिक बुक लीजिए। जैसे मैं तीनों कैटेगरी में महत्वपूर्ण बेसिक बुक भी बता दे रहा हूँ आपको। जो मेडुअल हिस्ट्री के लिए है एलपी शर्मा अच्छी बुक है, यहाँ से प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। जो आधुनिक भारत है वैसे तीनों के लिए कंपटीशन की दृष्टि से एसके पांडे एक अच्छी किताब है जिसमें तीनों उन्होंने लिख रखा है, प्राचीन का भी, मेडुअल का और आधुनिक का भी। लेकिन स्पेशली थोड़ा सा डिटेल में अगर आप चेक करेंगे, जैसे सारे सवाल नहीं फंसते, फिर भी एसके पांडे से भी नहीं फंसेंगे, पूछने का ढंग अलग होता है। तो उसमें क्या होता है, एलपी शर्मा को लिए मेडुअल स्पेशल पढ़ें। अब हमसे मत पूछिए, हम तो बहुत कुछ पढ़ डाले हैं, आपको यकीन नहीं आएगा जितना सब्जेक्ट वाले नहीं पढ़ेंगे हिस्ट्री उससे ज़्यादा मैं पढ़ डाला हूँ। मैंने एच.सी. वर्मा को भी पढ़ा है, मैंने एनिसेंट इंडिया के लिए एल बाथम को भी पढ़ा है, मैंने के.सी. श्रीवास्तव के दोनों खंड 10-10 बार रगड़े हैं, हमने बी.एल. ग्रोवर को 10 बार पढ़ा होगा। कब? 2003-4 में हमारा ग्रेजुएशन में एनिसेंट हिस्ट्री से बी में मेरा ग्रेजुएशन है। तो अब आप सोचिए, आप सोच रहे हैं कि 2 महीने में हम 35 नंबर ले लें,
और इसके लिए कोई बीए करता है? भाई जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कल्पना कीजिए साइंस के स्टूडेंट हैं, आप एमएससी हैं केमिस्ट्री से, तो जो बिहार में सवाल पूछता है आप जल्दी सही करेंगे कि आर्ट साइंस और कॉमर्स वाला? तो किसी का कहीं फायदा, किसी का कहीं नुकसान। तो जब वहाँ विज्ञान वाला जाता है तो इतिहास के लिए माथापच्ची करता है, ऐसे आप इतिहास वाले हैं तो विज्ञान के लिए माथापच्ची कर लीजिए। आज हम लेकिन बात केवल इतिहास पे करेंगे। तो बीएल ग्रोवर एक अच्छी बुक है, लेकिन बीएल ग्रोवर अकेले पर्याप्त नहीं है, उसके साथ राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आप बिपिन चंद्रा को रखिए। मैं आराम से बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, नोट कर लें और इन किताबों को लाएं। आप जब देखेंगे सर इतना बता दिए भाई तो देखिए, अब मैं ऐसे कैसे कह दूं कि जादू की पुड़िया दे दूं कि ले जाओ यही खा लो, गटक लो और 35 नंबर मिल जाएगा? नहीं, आप देखेंगे। जैसे एक तरीका ये भी है, जैसे इन तीनों किताबों को अगर नहीं लेना चाहते तो एसके पांडे की तीनों ले आइए, लेकिन मैं यही साफ कह दे रहा हूँ कि उस पांडे जी की बुक से सारा का सारा नहीं फंसेगा, फंसाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप थोड़ा ड्रामेटिकल माइंड के हैं और स्टोरी में मज़ा आता है तो हो सकता है बिपिन चंद्रा की किताब अगर कायदे से 3-4 बार, लेकिन हमेशा ध्यान रखना बिपिन चंद्रा की किताब तभी आपको समझ में आएगी, एक बैग ला के न पढ़ना, जब बीएल ग्रोवर आप पढ़े हों। और बीएल ग्रोवर पढ़ने के पहले आधुनिक भारत के लिए इंटरमीडिएट में प्रेस्क्राइब्ड एनसीईआरटी पढ़े हों। हमने सब किया है सेलेक्ट तो आप कह सकते हैं सर तब वो तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ बाबू, नहीं हुआ सिलेक्शन। और आपको बताऊं मैंने आज तक आरटीआई लगाया नहीं। 5 में से 4 दफ़े मैं बिहार जाके मेंस लिखा, लेकिन मैं आरटीआई लगाने नहीं गया। हम कहे हमारे माइंड में क्या है, क्यों नहीं लगाया, मैं ये भी बता रहा हूँ। आरटीआई लगा के मैं देख लूँगा कि हमारा इतना कम है इतना ज़्यादा है। हमारी समस्या ये है कि जो हमारा कम ज़्यादा है उसको ये सही तो नहीं करता लेकिन ये गलती मानता हूँ, मुझे देखना चाहिए था। तो थोड़ा शायद कुछ डिफर, जैसे मैं आपसे लोगों से कह रहा हूँ कि वो संवेदनशीलता, सजगता, सतर्कता आप में होनी चाहिए। समझ रहे हैं? अब बात कर लेते हैं, जब ये तीनों किताब आप पढ़ लेंगे तो आप बताइए एक दिन में ख़त्म कर लेंगे? मैं आपको बताऊं, आधुनिक भारत की एनसीईआरटी अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो कम से कम 15 दिन लगेगा। एनसीईआरटी पढ़ी, हल्का सा ब्रीफिंग हुआ स्टोरी का। ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो हिस्ट्री से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। हमारी अधिवक्ता बहनें हैं, कानपुर से एक अधिवक्ता बहन हमारी है, सुन रही होगी, अगर ये ऑडियो वीडियो सुन रही है, उससे बात करना था कल रात में, नहीं हो पाया, इतना काम रहता है, कैसे संभव हो। तो हमने कहा इसी में बोल देंगे, सबका कल्याण हो जाएगा, वो भी उसी में सुन लेगी। तो ये किताबें जब आप बुक स्टॉल पे मांगोगे तो लेके भागना मत वहाँ से कि मास्टर साहब, पंडित जी, सॉरी सर जी ने बोला था मिल गई, अब तो काम हो ही जाएगा। नहीं, आप वहाँ खोलो, उसी के सामने खोलो और देखो आपके पल्ले पड़ता है कि नहीं। अगर पल्ले पड़ता है तो आप एसके पांडे, पल्ले पड़ता है तो एलपी शर्मा, पल्ले पड़ता है तो बीएल ग्रोवर, पल्ले पड़ता है तो केसी श्रीवास्तवा। अब बताइए, एंसेंट इंडिया में हम इतनी किताबों के नाम बता रहा हूँ आपको। पहले नंबर पर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी 2002-3 में, झांसी माली, आप सोचिए, केसी श्रीवास्तवा, और एक अंग्रेज इयान बाथम करके बुक, उनकी बुक हमारे पास है, आज भी है, मेरे साथ साथ चलती है। बहुत लिटरेचर लिखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर जानते हैं उस ज़माने में किस पे आता था? केसी श्रीवास्तवा से। 2 भाग में है वो, अब पता नहीं आती है कि नहीं, मोटी सी शायद आती है। तो या तो उसको पढ़िए, अगर शार्ट में बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ना चाहते तो आप एनसीईआरटी की बुक ले आइए और उसके तीनों भाग लाइए, उसके प्राचीन, मिडिवल, आधुनिक तीनों पढ़िए, वहाँ कमी मत करिए, क्योंकि बेसिक स्टोरी बने। उसके बाद एसके पांडे से पढ़ लीजिए, मत पढ़िए कहाँ कितना पैसा खर्चा करेंगे। लेकिन हमने तो भाई बहुत किया। हमारे पास एक कारण और था, जैसे हमने जो अपना ग्रेजुएशन किया और उसके बाद जो मैंने पढ़ाई करी, उसमें प्रोफेसर का रोल नहीं है। आपको मैं बताऊं, मैं जो कुछ भी ला आपको दे रहा हूं, आपको आश्चर्य लगेगा, मेरे भी नॉलेज में किसी प्रोफेसर का योगदान नहीं है, किताबों का है, खूब पढ़ा है तो आपको मज़ा आता है कि सर इतना क्रक्स पॉइंट कैसे दे देते हैं। वो सिर्फ पढ़ने से बाबू, ज़िंदगी गला दी इसी में। तो आज मैंने बात इतिहास, देखिए 5 मिनट से ऊपर हो गया, तो ये किताबें आप 2 बार 3 बार करके सुन लीजिएगा और जा कर के पूछिएगा, हड़बड़ा के लेके भागना नहीं है। लेकिन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ इस ढंग से जब पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें जब पढ़ेंगे तो सवाल सही होगा। उसके बाद जब घटना चक्र पुनरावलोकन लगाएंगे
तो आपकी हैसियत इतनी बढ़ जाएगी कि आप घटना चक्र पुनरावलोकन या कोई पुनरावलोकन खुद सही कर देंगे। यहाँ गलत दिया उत्तर, क्यों? LP शर्मा में ऐसा लिखा है, फलानमा में ऐसा लिखा है। इतिहास वाले बच्चे खूब करते हैं। यही चीज़ जब विज्ञान वाले टर्म पे बात करूंगा आने वाले 8 दिन में, आज इतिहास पे बात कर रहा हूँ, कल भूगोल पे बात करूंगा, तो आपको अच्छी किताबें जो कंपटीशन के लिए परफेक्ट हैं उस पर हमारी चर्चा होगी। और ऐसे आप कलम लेके बैठिएगा, नोट कीजिएगा। ऐसे 8 दिन तक चलिए इसी GSF चर्चा करते हैं। चर्चा तो हमारी रोज होगी, जैसे अभी मैं राजो संगीता की क्लास लेके आ रहा हूँ। अब सोचिए एक बात, आप लोग तो स्टूडेंट हैं जो PCSJ जूनियर डिवीजन दे रहा होगा, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। आप जरा सुनो बच्चों, हमारे सभी अधिवक्ता बंधु और मैंने इसे सुने कि हम जो पुरुष भूमिधर होता है, चाहे वो असामी हो, चाहे सरकारी पट्टेदार हो, चाहे भूमिधर हो, उसके क्लासिफिकेशन पर मैंने 120 मिनट की क्लास ली है। 40-40 मिनट की 3 क्लास। आप सोचेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, हाँ बिल्कुल है। तो ऐसे ही जो कोई टॉपिक जब उलझ जाएगा, जैसे हम आपको अभी हिंट कर दे रहे हैं, अगर एंसेंट हिस्ट्री की कोई किताब लाए, चाहे NCERT लाए, समझना, चाहे ये KC श्रीवास्तव ले आए, झांसी माली, कोई ले आए, साउथ इंडिया जब पढ़ेंगे, जिसमें पूछा गया था APO में क्वेश्चन, चाहे जुडिशरी में शायद पूछा गया था, अगर मैं गलत हूँ या सही तो आप कमेंट करके बताना कि सर आप सही थे या गलत थे। मुझे लगता है शायद PCSJ में क्वेश्चन आया था कि संगम काल में स्त्रियों की स्थिति बताइए, 5 नंबर या 3 नंबर। अब ये साउथ इंडिया का जो प्राचीन भारत है उसमें संगम काल एक ऐसी संस्कृति है, वो पढ़ाई जाती है। उसका मतलब इतने क्वेश्चन पुराने ज़माने में जो सब्जेक्ट हुआ करता था, इतने क्वेश्चन वहाँ से बनते थे कि पूछिए मत। लेकिन नाम ऐसे बेढब हैं, एनियर माने शिकारी, हिरन, ऐसे रेंडियर, पता नहीं क्या क्या। मतलब आप जब उसमें घुसिए तो पता चलता है संगम काल की भाषा, मतलब साउथ इंडिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जहाँ बोला जाता है, वहाँ की संस्कृति को ये चोर चेल पांडे वाली जो संस्कृति है साउथ इंडिया में, उसे संगम कालीन संस्कृति के तौर पे तीनों को पढ़ा जाता है। ऐसे ही जैसे आप नाम सुने होंगे, जैसे थोड़ा बहुत भी अगर कोई भी किताब पढ़े होंगे या कोई यूनिवर्सल दुनियादारी जो कंपटीशन की किताबें छपती हैं, आप अगर पढ़े होंगे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त को पढ़े होंगे, लेकिन उसी बीच में पूछता है रामगुप्त की ऐतिहासिकता। अब मैं एंसेंट हिस्ट्री से मैंने ग्रेजुएशन किया है तो मुझे पता है। तो बारीकियां पढ़ने से आती हैं। कोई बुक लिए बगैर अगर आप केवल साल बसे पढ़ रहे हैं तो लक बाई चांस हो सकता है भाई आपका सिलेक्शन हो जाए, हो ही जाता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट बनने के लिए जो मैंने प्रोसेस समझाया, इस प्रोसेस से जब चढ़ेंगे तो छत पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज की बात हमने इतिहास पर की है। और हाँ, एक स्पेशल बुक कहूँगा, अगर मान लीजिए मेडुअल और ऐसे भी लड़के होंगे जो बाकी चीज़ों से कवर कर लेंगे, सारा इतिहास नहीं पढ़ना चाहते, तो बाबू मैं आपको ये कहूँगा कि आधुनिक भारत के लिए BL ग्रोवर और साथ में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बिपिन चंद्रा, ये दोनों किताबों का बहुत गजब कॉम्बिनेशन है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी भी संस्था या नाम का प्रचार नहीं कर रहा। मैं चूंकि वही पढ़ा हूं तो मुझसे उसे अनुभव मिला है, मैं वो अनुभव आपको शेयर कर दे रहा हूं। क्या करूंगा, अचार लेके जाऊंगा वहाँ? हम एक ही चीज़ ले लिए हैं, हमें जो हम अब तक पाए हैं ले जाओ, फ्री में ले जाओ तोहरे लोग, हम लेके वहाँ अचार न डालो। समझ रहे हैं? तो आप ये इस पर काम कीजिए। कल जागरफी पे बात करेंगे, समय ज़्यादा हो जाएगा। अभी भी आज हम थोड़ा सा सही से दिन में नहीं हो पाया, कुछ बाहर निकल जाना पड़ा, बच्चे का इंटरव्यू मॉक नहीं ले पाए। अब कल हमें 4 बच्चों का मॉक लेना है, आधा घंटा लगता है, 2 घंटा हमारा टाइम जाएगा, 3 से 5। ठीक है, लेकिन ये बड़ी बात है कि इतना सख्ती से यूट्यूबवा पे मना करने के बावजूद कि कौनों प्रचार नहीं मिली, हाई नहीं हुई, हाउ नहीं हुई, उल्टा पुल्टा और भी मैं बोल जाता हूँ, माफ़ कीजिएगा आप सभी लोग, लेकिन उसके बाद भी मुझे हैरानी होती है कि डरते नहीं लड़के, उसके बाद भी फ़ोन करके सर हमको ये करवाइए। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसा तो शायद केस बिरले मिलेगा कि भगाओ भगाओ भगाओ, लेकिन कौनों भागे तैयार नहीं। चलिए, आप लोगों की मर्जी, कल फिर मिलेंगे। और हम आज ही कह दे रहे हैं, भूगोल पे काजल कलम लेके बैठना, जो बच्चे कुछ नहीं जानते और जो इसमें ऐसे होंगे फिर कह दें प्रयागराज वाले बड़े चुन्ना काट जाता है, अरे वह तो बतावत हैं जो हमारे सब जान। अरे भाई, तो हम कहाँ कहा थे तू नहीं जनत्या, तू ही जा सिलेक्शन ले लिया,
हमारा बंद कर दिया मोबाइल, ना देखा हैं। तो नाराज होने की, हाँ ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, एक चीज की मैं आज घोषणा कर रहा हूं आप लोगों से, यूपी एपीओ के संदर्भ में जो बच्चा जुड़ेगा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से, सुनिए कान खोलकर, और जुडिशरी से जो जुड़ेगा उसको बहुत मिनिमम रेट पर 10 मॉडल पेपर करवाऊंगा, हूबहू जैसे एग्जाम में होता है, विद जीएस, बहुत मिनिमम। ये घोषणा है आज। मतलब मुझसे प्री में जुड़ने वाला लड़का 100% वो मेन से लिखेगा, इसकी गारंटी यहां से दे रहा हूं। आज हमने तैयारी कर ली है, मैंने कहा ना मैं निकला था बाहर। सोच विचार लीजिए, आना रही है वैकेंसी 115, और बिहार उत्तराखंड में तो कह रहे हैं जज साहब लोग 155। देखिए कितना हिम्मत कर पाती है, कौन से धामी हैं, पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री जी वहाँ के। ठीक है, चलने दीजिए। अगर आपको इस चैनल से जुड़ना है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो, या जीके की क्लास लेनी है, थोड़ा वो कास्टली है, उसका मैं जानबूझ के रखा हूँ, लेकिन अगर हिम्मत करेंगे बहुत फायदे में रहेंगे बाबू। ये सब किताबियाँ लाने के बावजूद सुनिए क्या हालत हो गई है। खाली संगम काल पूछा रहा, मैं आपसे पूछता हूँ, जब बताइए, आपके यूपी जुडिशरिया मेन सभा में जो क्वेश्चन आया था जीएस सभा का, खाली संगम काल में स्त्री एक 10 ही पूछे रहा, और ना ही कुछ पूछे रहा, और जोन पूछे रहा उनमें से कई % रहा जो करंट रहा। तो मान लिया कि वो बुढ़ऊ रहा हुई, बहुत बढ़िया लिखे हुई संगम काल में स्त्रियों की दशा, और बाकी में गोल हैं। काहे से? उनने आधुनिकता से बड़ा नफरत है। जिंदगी भर केसी श्रीवास्तव कामे ना ही हैं। अब ब्लू कार्बन पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं? आर्कटिक प्रदेश पूछा जा रहा है, सब नई टर्मिनोलॉजी। मैं तो कहता हूं रोज के क्लास में बच्चों को जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, बच्चे से पूछिए। अब ऐसे तो नंबर नहीं दूंगा कि उस बच्चे से जाके बात करिए, लेकिन आपसे कोई ना कोई टकरा ही जाएगा कि गिरीश सर का जो जीएस है वो दिमाग खोलता है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि उस क्लास से 100% नंबर आप जीएस में नहीं, लेकिन जो आप 40% के नीचे रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन में नहीं होता, वही 40% जो अगर बढ़ के 65 तक पहुंच जाए तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि मिनिमम 120, अधिकतम 150 क्लास। ये बाबू तब कर पा रहा हूं, मैं आपको करे सरेआम मीडिया स्वीकार कराऊं। मैं दिल्ली 2 साल रहा, नहीं तो अगर मैं इसे घोंचू ला की तरह होता, हमसे जीएस ना होता। आसान नहीं है जीएस पढ़ना। वो बच्चे जो प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत मतलब शुद्ध कॉन्वेंटियल, माने वो हिंदी को उनका पता ही आता नहीं है, लेकिन वो हिंदी वाला कलसवा लेके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना भैया, और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करना। हम चापलूसी समझते हैं, कौन हमारी चापलूसी कर रहा है? और बताइए, बच्चे हमको पेपर शेयर कर देते हैं कि सर आज पीसीएस के फला पेपर में ये क्वेश्चन आपका आया था। अब हम भैया हमारे जो समझ में आता है हम वो पढ़ा रहे हैं, बच्चे राजी हैं, जो राजी हैं वो पढ़ रहे हैं। आपको भी समझ में आए तो जुड़िए, जबरदस्ती नहीं है, खुद से पढ़ लीजिए, पैसा मत खर्चा करिए। इसीलिए तो किताबों का नाम बता दे रहा हूँ भाई। हमारे पास या किसी के पास नहीं जा सकते, पैसा बहुत लेते हैं। कोई हम गिरी जी, कोई मिश्रा जी, कोई तिवारी जी, कोई शुक्ला जी, कोई दुबे जी, कोई यादव जी, कोई चौधरी जी, तमाम लोग पढ़ा रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के पास पैसे की वजह से नहीं जा पा रहे तो अपनी पढ़ाई चौपट कर दें। अरे भाई 5,000 नहीं खर्च कर सकते, जाके 200 रुपये किताब ले आओ, शुरू कर दें। एक गर्दा मचाए कमरे में, कैसे नहीं होगा? हमारी अधिवक्ता बहनें सुनेंगी कि गजब का टीचर मिला है। तो ये हमारे अधिवक्ता बंधुओं के लिए भी, भाई सब आदमी के पास पैसा नहीं होता, गार्जियन इतना नहीं दे पाता। मैं भी उस लाइफ से गुजर रहा हूँ। कौन कहाँ मेरे वो झू मत बा, पूरा हम अंबानी हैं? आप ही लोगों जैसे हैं। देखो हमारी लाइट कट जाती है, इन्वर्टर तक हम नहीं लगाए हैं। सिद्ध स्टूडेंट लाइफ। किसी दिन आपको अपना हाई कोर्ट का रुतबा हमने नहीं दिखाया यहाँ कि हम हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, ये लो हमारा कोट और हमारा पॉइंट, हमारा जिब्बा देखो, नहीं। हम सीधे सीधे सरल, आप जैसे वो भी नहीं। यहाँ जजशिप में थोड़ा सा होता है
कि भाई जूनियर डिवीजन में जज साहब, उसको भी मुझे चिंता नहीं, हमें खाली एपीओ वाले बच्चे पसंद करें, हमें वो ठीक है। 5 बच्चे हुए थे जिसमें से 3 ने ज्वाइन किया था, 2 तो बाद में जुड़ गए थे। लेकिन इतना जरूर कहूँ, वो जो सफल हुए फाइनली, लेकिन 1 दर्जन जो पीसीएस जे हुई, हम उनको हाल चाल पूछे ना ही गए ही कि भैया अब कहाँ आया। वो बच्चे जुड़े थे, उनका सफलता मिली, वो अपने दुनिया में खुश रहे। हाँ, उनसे कोई पूछेगा, उनका मन कहे तो किसी को बताएं, हम उनका जो जुबान पकड़ने जा रहे हैं। हम वहाँ ने खींच के लाई कि नहीं चलो भैया हमारे चैनल से प्रचार करा, हमारे चैनल का। ये सब काम नहीं, ये गुरु का काम कतई नहीं है। और मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा, फ़ोन रखते रखते 2 मिनट बचा है, चाहे जज बन जाना चाहे एपीओ, कभी भी अपने लाइफ में किसी भी संस्था में जा कर के उसके ब्रांड का कारण मत बनना। आपके पद की गरिमा है, इसकी हैसियत नहीं किसी संस्था की, चाहे कितनों धरी संस्था हो, उसकी हैसियत नहीं कि वो आपको बुला ले। उसको हमेशा यह एहसास रहे कि पद कोई चीज होती है। पद पाने के बाद अपना ब्रांड मत बनवा दीजिए, सख्ती से वो करवा लीजिए। मैं वहां इजाजत देता हूं, साइन करवाइए कि हाँ आऊंगा, लेकिन टोटल फीस वापस कर दीजिएगा। मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि ये बहुत बहुत मतलब एक इमोरल कहूं तो भी कम, ये गरिमा के खिलाफ है। न्यायिक सेवा का पद, खड़े हो जाते हो, वो ढोल पीट रहे हैं, अपने संस्था को मार दे के प्रचार कर रहे हैं, वो अपना पैसा बना रहा। उल्लू हो तुम, बेच दिए जज की गरिमा और एपीओ की। एपीओ हो जाओगे 5 थाना कंट्रोल में रहता, जज हो जाओगे तुम 1 साल की, किसी को 7 दिन की सजा सुना दीजिए तो हुक्की बुग्गी गायब हो जाती है, वारंट काटने की पावर आपको आ जाती है। तुम इसे हल्के में ले रहे, उनके सम्मान में जाके डफला बजा रहे, पीछे पीछे से इसी चोरों की तरह खड़े हो। हिम्मत, अपने रुतबा, अपना मोज तेज पैदा कीजिए। कल फिर मिलेंगे। जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्य में जयते।